डर कर डर की समत भागने वाले ये दीवाने जान हथेली पर रखकर हाथ खतरे की तरफ बढ़ाते हैं, बार बार मौत को आवाज देते हैं। क्या उसने कभी इन्हें पलटकर घूरा नहीं होगा? लरसते सन्नाटों में, कपकपाते खंड रातों में, ऐसे वीरानों में जहां दीवारें इंसानी कदमों की चाप भूल चुकी हैं, जहां मौसम दुनिया के मौसमों से बेनियाज हो चुका है, वहां क्या ढूंढने जाते हैं ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स? आप बखूबी जानते हैं, ये इन्वेस्टिगेटर्स नहीं जानते कि किस आसेब ज़दा मकान का अगला दरवाजा किस दुनिया में खुल सकता है, कौन यहां से वहां चला जाएगा और कौन वहां से यहां आकर साथ चलने लगेगा। शूटिंग खत्म होने के बाद क्या होता है आप बिल्कुल नहीं जानते। जानिए भेद की इस किस्त में वो क्या है कि टीम के साथ पेश आने वाले दिल दहला देने वाले वाकयात जो कैमरे में कैद ना हो सके। ये जिसे ढूंढने गए थे वो नादीदा वजूद चुपचाप इनके साथ चला आया था। किसे मालूम था कि ये किस्त इतनी तवील हो सकती है। 5 अक्टूबर 2008 की रात, शहर सक्खर, इलाका बंदर रोड, मकाम ये खंडर नुमा हवेली। सर्दियों के दिन थे, मेरे ख्याल से शायद दिसंबर या जनवरी था, और हम लोग सक्खर गए एक ट्रिप पे जहाँ पे कुछ हमें हॉन्टेड जगहों को ढूंढना था, कुछ ऐसी जगहों पे एक्सप्लोर करना था जो कि आसिफ ज़दा हों। तो रात के वक्त हमारे एक जानने वाले हैं, वो उन्होंने एक बताया कि सक्खर बंदर रोड शहर, सक्खर शहर में बंदर रोड पे एक हवेली है पुरानी जो कि अब बंद पड़ी है, और वहाँ पे कुछ वाक़यात उससे मंसूब है। जब मैं अपनी टीम को वहाँ लेके गया तो उसकी चाबी वगैरह हमने हासिल की और मालिक से बात की, तो उन्होंने कहा कि जी इसके साथ यहाँ पे बहुत सारे वाक़यात भी हुआ करते थे, कुछ कहानियाँ भी मंसूब हैं, लेकिन आप अभी जा रहे हैं तो आप ख्याल रखिएगा, कुछ भी होगा हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यार एक हवेली लाइनअप हो गई है, मतलब वो पहुंचे होंगे वहां पर, हमारे ब्यूरो से कांटेक्ट किया होगा, उन्होंने हमारे शोज देखे होंगे पहले, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप वहां तो जा रहे हैं, आप यहाँ जाएं, आपको फिर पता चलेगा। तो हमने कहा हम तो आए हैं शूट करने यहाँ पे, चलो आज हवेली को हम इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। हम लोग निकले गेस्ट हाउस से कोई रात को 10-11 बजे, सोए नहीं थे कोई। अब कुछ होता है ना, जैसे किसी चीज को देखकर या किसी बात को सुनकर एक अंदर से आपके एक सिक्स सेंस कह लें या आपका ज़मीर आपको एक आवाज देता है। तो मुझे याद है जब मैं उस हवेली के सामने खड़ा हुआ था ना रात के 11-11:30 बजे, और मैं उसको देख रहा था, तो मेरे दिल से आवाज आ रही थी, सज्जाद साहब नौकरी छोड़ दें, ये काम छोड़ दें, मत करें, मत जाएं। मुझे अंदर से पहली बार उस वक्त 22वें एपिसोड पे ये फील आई कि यार यहाँ नहीं जाना। बड़ा अजीब सा हुलिया था उसका, और जो सेकंड फ्लोर पे उसकी गैलरी थी वहां पर एक बल्ब जल रहा था और कोई किताब रखी हुई थी स्टूल के ऊपर, और कहीं कोई रोशनी नहीं थी। हमने पूछा भाई ये क्या है? कहते हैं जी एक आलिम साहब को बुलाया था, उन्होंने इस मखलूक को यहाँ पर कैद कर दिया, एक अहाता बांध दिया कि वो जो मखलूक यहाँ पर है वो अंदर ही रहे, यहाँ से बाहर ना निकले। यहाँ इंसानों और गैर मरई मखलूक के दरमियान एक गैर एलानिया मुआहिदे का ख्याल आता है जो किसी तहरीरी शक्ल में शायद कहीं दफन हो, क्योंकि आधे हिस्से में उस वक्त भी लोग रिहाइश पजीर थे। राधिका कौन थी? वो क्या है कि टीम उस वक्त तक इस मकाम के बारे में इतना कुछ नहीं जानती थी, मगर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का रास्ता हमवार ही अंदेशों से होता है। डर ही मंजिल का पता देता है, और अगर पहले ही सब कुछ जान लिया तो ये सवाल बेकार है, वो क्या है? तो जो आर्किटेक्चर होता है किसी मकान का, किसी मकाम का, वो बड़ा इन्फ्लुएंस करता है इंसान के ऊपर। जो हसास लोग होते हैं वो बाज़ जगह ऐसे मकाम पे जाते हैं जहाँ एनर्जी का फ्लो ना हो, एनर्जी फंसी हुई हो, पलंग के नीचे कचरा रखा हो, सामान रखा हो, तो वहाँ पे बड़ी घुटन होने लगती है। और किसी ऐसे मकाम पे जाएं, ऐसे घर में जाएं, ऐसे कमरे में जाएं जहाँ हवा का फ्लो हो, सनलाइट, सूरज की रोशनी आती हो, और वहाँ पे इस किस्म की कोई कबाड़ खाना ना रखा हो, फजूल चीज़ें ना रखी हो, तो उस मकाम पर आपको फीलिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो एक बैरूनी भी है, एक अंदरूनी भी है।
बाज़ दफ़ा इंसान की अपनी सोच के अंदर मुख्तलिफ बचपन के वाक़यात होते हैं, जवानी के वाक़यात होते हैं, तो वो भी फिर मुख्तलिफ आसाबी कैफियत पैदा करते हैं, जज्बाती कैफियत पैदा करते हैं इंसान के। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किसी जगह की वजह से हुआ, बैरूनी फोर्सेस की वजह से हुआ या इंटरनल फोर्सेस की वजह से हुआ, इंसान के अपने थॉट प्रोसेस की वजह से हुआ। तो ये बड़ा मुश्किल है कहना। वो लोकेशन देखते एक अजीब सा जो है ना दिल के अंदर आया कि यार ये क्या अजीब लोकेशन है, क्योंकि वो जो हवेली बनी हुई थी 2 पार्ट्स में बनी हुई थी। अब एक पार्ट जो है वो बिल्कुल ख़राब हुआ हुआ ना, कि दीवारों पे भी मट्टी लगी हुई है और एक उजड़ा हुआ, और दूसरा पार्ट जो है वो बड़ा सही था कि उसके अंदर भाई एक जैसे दरख्त भी निकल जाता है, अक्सर देखा होगा कि पाइप में पानी रस रहा होता है तो वो वहाँ पे काई जमती है और कोई पौधे निकल आते हैं इस तरह से। दूसरे वाला जो था वो जो है उसमें जो है झाड़ियाँ वाड़ियाँ लगी हुई थी। लोग बड़े हैरान हो गए, यार अजीब लोकेशन है। खैर देख के दूर से वहशत हो रही थी उस लोकेशन को। तो एक ये चीज़ महसूस की गई कि रोशनी जो है वो फैल नहीं रही थी वहाँ पे। रोशनी इतनी तेज़ी से जिस तरह फैलती है, जो हमारी जो छोटी लाइट्स होती हैं, बैटरी लाइट्स, उसकी अच्छी खासी रोशनी होती है, वो इस तरह उस कमरों में नहीं फैल रही थी। बहरहाल उसके बाद इन्वेस्टिगेट करते रहे तो कुछ आवाज़ों ने अपनी तरफ हमारा ध्यान किया कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। उसके बाद कुछ हेवले नज़र आए, अजीब व गरीब किस्म की रोशनी की लहरें नज़र आईं जो कि अतराफ में घूम रही थी। अरसलान फारूकी, साबिका एसोसिएट प्रोड्यूसर, प्रोजेक्ट वो क्या है, राधिका का असल शिकार। इन्वेस्टिगेशन में एक मकाम पे मोहसिन के हाथ में कैमरा था और मैं साइडवेज मूव कर रहा था बैकअप के लिए। तो मोहसिन ने मुझे ढूंढने के लिए अपना अचानक जो है कैमरा पैन करता है और वापस आता है। एडिट पे आने के बाद जब हम उस क्लिप को ब्राइटनेस बढ़ा के चेक करते हैं तो उसमें ये चीज़ सामने आई है कि मैं मूव कर रहा हूँ लेकिन मेरे सामने एक अजीब सी एनर्जी है जो कि शेप्स चेंज कर रही है। और जैसे ही मैं कैमरा क्रॉस करता हूँ तो कैमरे के अंदर एक ह्यूमनली शबी आती है और जब कैमरा वापस आता है तो वो चीज़ गायब हो जाती है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा वहाँ पे एक मकाम पे एक क्लिप में ये लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और कैमरा जब पैन होता है तो एक ऑब्जेक्ट, एक औरत नुमा शबी बाकायदा तौर पे इन लोगों को घूर रही है। जब हम दूसरे फ्लोर पे गए तो मुझे एक लड़की नुमा कैरेक्टर नज़र आया जिसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था। मैंने उसको इग्नोर किया क्योंकि टीम बाकी भी थी साथ पे और इस वक्त ये चीज़ बता देना वो शायद उनके लिए मुनासिब नहीं होता, क्योंकि वो क्या है कि टीम उस वक्त भी जब हमने वो प्रोग्राम जो है वो उसको 1 साल भी नहीं हुआ था और इंस्टेंटली इतनी बड़ी चीज़ अगर आपने कोई देख ली तो उसको फौरी तौर पे बयान कर देने का मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन आपकी वहीं क्लोज हो गई, वहाँ से आप निकल जाते हैं। तो मैंने उस वक्त ये मुनासिब समझा कि शायद इस बात को मैं अभी चुप रखूँ, हो सकता है मेरा धोखा हो आंखों का। देखिए, पहली तो चीज़ ये मेरे ख्याल में 90% से ज़्यादा ये साइकोलॉजिकल होता है। आपने किसी शख्स को कहा कि मैं तुम्हें एक जगह लेके जाता हूँ, वहाँ साया है, वहाँ कोई चुड़ैल है, वहाँ कोई जिन्नात है, भूत है, तो जहनी तौर पर वो तैयार होता है कि वहाँ कुछ है ना। अब वहाँ जब वो पहुँचता है और मकान कैसा है, कितना पुराना है, बोसीदा है, तो उसकी सोच शुरू हो जाती है और वो फील करना शुरू करता है। तो पॉसिबल है वहाँ कुछ भी ना हो मगर उसके लिए वो हकीकत हो, क्योंकि इंसान की सोच में जब एक बात आती है तो वो सोच किसी भी शय को हकीकत बना लेती है, तो उसको एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम इल्यूजन भी कहते हैं, हेलुसिनेशन भी कहते हैं, दोनों चीज़ें। ठीक है, अब जहाँ तक वाकई कोई ऐसी चीज़ है ऐसे मकाम पर जो साबित हो चुकी है, इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ तो आयतुल कुर्सी है। लोकेशन ऐसी थी कि वो काफ़ी टाइम से बंद पड़ी हुई थी और वहाँ किसी को जाने की इजाज़त भी नहीं थी। बहुत से किस्से कहानियाँ मुंसलिक थे वहाँ पे कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो वहाँ के ऑनर ने भी कहा कि भाई मैं तो आपको परमिशन नहीं दे रहा कि आप जाओ, आप अपने बिहाफ पे जा रहे हो तो आप चले जाओ। हम लोग डिसाइड के चले यार चलते हैं ऊपर। तो भाई सब मिल के हम लोग गए, हम चारों पाँचों जो भी थे हम लोग जब ऊपर गए तो बड़ा एक अजीब टूटी फूटी जगह थी वो, और बड़ा इतनी मोटी मोटी मट्टी जमी हुई है। वहाँ पे कहा जाता है कि जी यहाँ पे कुछ जिन्नात ऐसे थे जिसकी वजह से हम गए थे कि यहाँ पे जो है वो किसी को रुकने नहीं देते। अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि हम लोग लोकेशंस पे जाते हैं तो 4-4 घंटे 5-5 घंटे रुकते हैं, कैमरे लगा के बैठ गए,
टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन जब यहाँ हम लोग पहुँचे तो इंटर हुए, हम लोग ऊपर गए, कॉरिडोर था, 2 मंजिला बनी हुई थी वो। तो अभी हम इंटर हुए, हमने बोला चलें काम स्टार्ट करते हैं। काम जब स्टार्ट किया हमने, काम कर रहे थे तो एक कमरे में गए। अच्छा, उस कमरे में गए तो वहाँ पे एक अजीब सी सिम्टम्स मिले वहाँ पे हमें। लेकिन जब उस कमरे से हम लोग बाहर निकलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कोई राइट साइड पे जो है कोई थपथपा रहा है। अच्छा, अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि अरसलान मेरे बैकअप पे रहता है कि यार अगर मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं चल रहा होता हूँ उल्टा, तो वो मेरे बैकअप पे होता है। मैंने अरसलान को बोला, अरसलान क्या कर रहा है? अब जब मैं इधर देखता हूँ और वापस पलटता हूँ तो अरसलान मेरे राइट पे नहीं, मेरे लेफ्ट पे। तो वो हम दोनों की थोड़ी सी बीमारी हो जाती कि यार क्या कर रहा है, इतनी खतरनाक जगह है और तू मुझे डरा रहा है। कह रहा है यार सिर्फ मैं नहीं था। मैंने कहा, तू मेरे को हाथ मार के गए हो? तो कहता है कि मैं नहीं था। अरसलान आ रहा है। आसमान नहीं है तुम्हारे पास। क्या हुआ? क्या हुआ? आसिफ समद वो क्या है का साबिका कैमरामैन जिसमें कई दिन दोबारा काम करने की हिम्मत नहीं रही। क्या हुआ? मजाक नहीं कर रहे। मेरे बराबर में खड़ा होता है तुम मेरे कंधे पर ही रखा। मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। ये मेरे बराबर में खड़ा होता भाई। क्या हुआ? कंधे पे हाथ रखा है, मैंने यही तो बोला जब, क्योंकि मैं इसको बोल रहा था कि मेरा बैकअप कर तू। यहाँ तो कोई नहीं है साहब, कोई भी नहीं है। मेरे कंधे पे बकायदा हाथ रखा है यार। वहाँ पे जब हम लोग एक पर्टिकुलर जगह पे जब पहुँचे तो मुझे ऐसा लगा कि अरसलान ने जो है मेरे कंधे पे हाथ रखा, तो जिसकी वजह से मेरा फ्रेम वगैरह भी हिल रहा था। तो मैंने एकदम झटक के कहा कि अरसलान यार हाथ हटाओ। लेकिन जब मैंने पलट के देखा तो वहाँ अदर कोई भी मौजूद नहीं था, अरसलान मौजूद नहीं था। अरसलान बल्कि मेरे लेफ़्ट की जगह वो राइट साइड पे मौसम भाई के बराबर में मौजूद था। तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, और मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था कि ये मेरे साथ एकदम हुआ क्या। बहुत देर से मेरे बराबर। ये यही चीज़ें, मतलब अब सिंपली अगर हम जज करें और देखें तो यही चीज़ें वो चीज़ को बिल्कुल क्लैरिफाई कर देती हैं कि जिस एंटिटी को हम सर्च आउट कर रहे हैं, जिसके बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ आपको बिल्कुल प्रॉपर्ली एविडेंस दे देती हैं हर तरह से। कभी आपके गर्दन में पेन होगा, कभी आपके कंधों के अंदर भारी होगा। ये देख रहे हो, मैं आई मीन दिस इज कितना अमेजिंगली इसका टेम्परेचर देखो और कितना राइज हो रहा है। जब मैंने हम लोगों ने स्टार्ट किया था 30 पे था, नाउ इट्स 35.8। तो इसमें कोई शक नहीं कि वो चीज़, वो एंटिटी बॉडी हमारे दरमियान मौजूद है। जैसे समद को उसको फील हुआ, वो समझा था कि शायद अरसलान ने उसको बैकअप करते वक्त तो हाथ रखा उसके पीछे, लेकिन अरसलान हालांकि वो दूसरी तरफ ही खड़ा था। और ये ट्रस्ट नहीं ना, मेरे यहाँ पे इतना पेन हो रहा है कि लिटरली मैं अभी सही से शायद बोल भी ना पा रहा। एंटर होते ही अजीब सा फील महसूस हुआ। और यूं रिकॉर्डिंग चलती रही। दर्जे हरारत तेजी से बढ़ रहा था और ईएमएफ मीटर रह रह कर इतना शोर मचा रहा था जैसे कि वो बिल्कुल इन लोगों के सर पर खड़ा हो। ऐसे में अजीबोगरीब आवाजों का सिलसिला भी जारी था। सब अपनी अपनी कैफियत बयान करते रहे। ये देख रहे हो, इंक्रीजिंग, नाउ इट्स इंक्रीजिंग। हालांकि नीडल पहले कांस्टेंट पोजीशन थी, फिर उसके बाद ये बीप बंद हो गया है। और किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रिकल वायरिंग यहाँ पर है नहीं, और ये वही चीज़ हो रही है जिसको मैं जितना नीचे ले जा रहा हूँ। Now what's this? Oh my God. मेरे सर में दर्द हो रहा है। दूसरी बात ये कि जब हम बाहर की तरफ आए तो मैंने उस लड़की को तीसरे माले के ऊपर, जो कि एक राहदारी उन्होंने बनाई हुई थी, उस लड़की को मैंने बाकायदा देखा और उसकी शक्ल मैंने उस वक्त में आइडेंटिफाई हो रही थी। उसकी खड़ी नाक थी और गीले बाल वाज़े थे, सफ़ेद लिबास था और वो इशारा कर रही थी मुझे ऊपर आने के लिए। यही मनाजिर मेरे जब मैंने उसको देखा ना तो मेरे बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, अरे मरवा दिया। ये मेरे मुंह से आवाज़ निकल आई। इसको पलट के जब मेरे कैमरामैन ने देखा ऊपर, उसके बाद वो इतना घबरा गया, उसने मेरी तरफ देखा और वो चीख मार के नीचे भाग गया। हमें नहीं समझ आया ये हुआ क्या है। वो जो लड़की थी उसको मैं देख के खौफज़दा था, लेकिन जब मेरा कैमरामैन भागा तो जाहिर सी बात है कि फिर किसी की हिम्मत नहीं रही कि ये हुआ क्या है उसके साथ। वो लोग भी, जाहिर सी बात है कि उन्होंने भी कुछ महसूस किया होगा, अपने उनके ज़ाती एक्सपीरियंसेस रहे होंगे कि उन्होंने कुछ ना कुछ महसूस ज़रूर किया होगा। सज्जाद और अशफाक जो है वो बिल्कुल सामने आ रहे होते हैं, मैं बैक पे होता हूँ, कि वो फ्रंट होते हैं कैमरे के, मैं जो है उल्टा चल रहा होता हूँ।
अच्छा, मेरी आदत थी कि मैं जब चल रहा होता तो मैं इधर उधर नजर दौड़ा रहा होता हूँ, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी अप कभी डाउन कर रहा होता था। जब हम लोग थोड़ा सा बाहर निकले, कॉरिडोर में आए, तो मैं देखता हूँ ऊपर की तरफ, तो वहाँ पे एक अजीब सी औरत खड़ी हुई है, पूरे चेहरे पे बाल हैं उसके, और उन बालों में से सिर्फ 2 आंखें जो है वो बड़ी शाइन कर रही हैं। वो आंखें मुझे ज़रूर नजर आई उसमें से, बालों में से। मुझे उससे फिर भी इतनी खौफ नहीं है। उसके बराबर जब मैंने अरसलान को देखा ना, तो मुझसे नहीं खड़ा रहा गया। फिर शायद मोहसिन भाई के साथ मैंने उनका हाथ पकड़ा और मैं नीचे आ गया। जब मैं नीचे आया हूँ तो फुटपाथ के ऊपर जो पानी वानी पड़ा हुआ था वो मैंने अपने ऊपर डाला है, और उसके बाद मैं बेहोश हो गया। समद ने यकीनन जिस किरदार को देखा वो राधिका थी, मगर उसके डर की असल वजह ये थी कि उसने अपने ही एक साथी अरसलान को एक ही वक्त में अपने साथ और राधिका के साथ देखा था। देखिए जी, अगर तो आपके कैमरामैन को अरसलान छत पर दिखा है जबकि अरसलान उसके साथ खड़ा था, तो ये मुमकिन है कि वहाँ जो वजूद हो, एंटिटी हो, जिन्नात हो, उसने उस वक्त अरसलान का रूप धार दिया हो। और ये करते हैं, मगर इनके पीछे बाज़ दफ़ा मकासद होते हैं, बाज़ दफ़ा शरारत में करते हैं। कई दफ़ा ऐसे वाक़यात देखे हैं कि बच्चा दही लेने गया है, माँ ने भेजा है पैसे देके, और कमरे में आई तो देखा वो वहाँ बैठा हुआ है, तो माँ उसको डांटती है कि तू अभी तक गया नहीं है, तू तो दही लेने गया था, ठीक है, और बच्चा एकदम से गायब हो जाता है, और माँ परेशान हो जाती है कि बच्चा कहाँ गायब हो गया। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हिस्ट्री में आपको मिलेंगे। तो ये बेसिकली करते क्या है, जिन्नात जो है वो आपके आसाब से खेलता है। अब अगर उसने छत पे देखा तो वो कंफ्यूज हो गया कि अभी तो यहाँ खड़ा था, छत पे क्यों है। अब जब इसने अपने साथ वापस देखा अरसलान को, अब वो खौफ के आलम में मुब्तला हो गया होगा और वो भाग गया, क्योंकि उसने अभी अरसलान को छत पे देखा और अभी अरसलान यहाँ खड़ा है। तो कौन सा सही है, क्या जो खड़ा है साथ वो झूठ है, वो कोई जिन है, या ऊपर जो था वो जिन है। तो ऐसे आलम में इंसान पर खौफ तारी हो जाता है और डर, और बाज़ दफ़ा ये डर निकालना फिर माहिर नफ्सियात का काम है। अरे पागल तो नहीं हो गया, तू कैसी बातें कर रही है? तूने क्या किया इसके साथ? पता नहीं क्या हुआ मोहसिन भाई, अजीब पागल हो गया ये। क्या हुआ? अबे तू पागल तो नहीं हो गया तू? अबे तू जा, इसको लेके जाओ, इसको लेके जाओ। समझ समझ समझ। और यूं रिकॉर्डिंग चलती रही। दर्जा हरारत तेजी से बढ़ रहा था और ईएमएफ मीटर रह रह कर इतना शोर मचा रहा था जैसे कि वो बिल्कुल इन लोगों के सर पर खड़ा हो। ऐसे में अजीबो गरीब आवाजों का सिलसिला भी जारी था। सब अपनी अपनी कैफियत बयान करते रहे कि अचानक कैमरामैन आसिफ समद ने नीचे की तरफ दौड़ लगा दी। जो कैमरे ने रिकॉर्ड नहीं किया वो क्या था, देखिए ब्रेक के बाद। भेद भेद। जब हम नीचे उतरे तो देखा कि कैमरामैन सबसे पहले, जो आसिफ समद है कैमरामैन, वो नीचे चबूतरे पे पड़ा हुआ है और रो रहा है और अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा है, और मतलब खौफजदा हालत में और ठंडा पड़ा हुआ था, मतलब होश खो रहा था आहिस्ता आहिस्ता। और ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई वाकई में उसने कोई ऐसी चीज़ देखी है जिससे उसकी जान निकल रही है डर के मारे। जब मैं उसके करीब गया तो वो और खौफजदा हो गया और मुझे कहने लगा कि इसको दूर हटाओ। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये मेरे साथ ऐसी बातें क्यों कर रहा है। हालांकि मैं उल्टा उसकी हमदर्दी में उसके पास आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको देखने की, क्योंकि एसोसिएट प्रोड्यूसर जो है वो पूरे क्रू के देख रहा होता है कि उसके साथ क्या मसाइल है, उनकी चीज़ों का ख्याल। जब मैं उनकी चीज़ों का ख्याल रख रहा हूँ, चीज़ें ला के दे रहा हूँ, या उनकी कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट्स को देखना पड़ता है, तो उसके साथ मैं जब उसको देखने के लिए आगे बढ़ा हूँ तो मुझे पीछे हटा रहा है, कह रहा है इसको भगाओ, इसको भगाओ। फिर मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल में था, तो पता लगा कि एक 1-1.5 घंटे में होश रहा हूँ। एक और गाड़ी थी, उसमें आसिफ और अशफाक थे और सज्जाद थे। ये लोग जो है आगे निकल गए हॉस्पिटल के लिए। हमारे एक दोस्त थे फुरकान, उनके साथ कि जी उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। मोहसिन भाई भी साथ चले गए जो हमारे प्रोड्यूसर थे। अब गाड़ी बची एक, उसमें मैं था और मेरे साथ एक ड्राइवर था बख्शमीन। अब मैं जब गया तो मैं
बंदर रोड से होता हुआ लबे मेहरान पहुंचा और लबे मेहरान पे मैं थोड़ा सा रास्ता भूल गया कि वो हॉस्पिटल किस तरफ था। सामने एक पुलिस वाला खड़ा हुआ था, पुलिस की मोबाइल खड़ी हुई थी। मैंने कहा जी उनसे पता पूछ लेता हूँ। अच्छा, पूछने के लिए जब मैंने ये सोचा तो मैंने एकदम से मैं उस वो जो लड़की मुझे नज़र आई थी हवेली में, वो मेरे जहन में थी, लेकिन जब मैंने बैक मिरर में मेरी नज़र पड़ी तो यकीन जाने कि मेरी खौफ का कोई वो लिमिट नहीं थी। तो मैंने उस लड़की को पीछे बैठे हुए देखा और कोई झलक, कोई हेवला नहीं था, बाकायदा मैंने उस लड़की को पीछे बैठे हुए देखा और वो मुस्कुरा रही थी। तो मेरा जो है वो सांस अटक गया था खौफ से, और मैं जिसे कहते हैं ना हिचकी आके रुक जाना, बस मैंने अपने आप को रोक लिया था। मेरे बराबर में ड्राइवर बैठा हुआ था। इस वक्त मैंने अपने आप को ये तसल्ली देने की कोशिश की कि मेरे दिमाग पे असर हुआ है, शायद मैं किसी जहनी दबाव में हूँ, तो शायद ये मुझे दिख रही है और मैं इस वक्त अपने आप को मज़ीद जाहिर करके मैं किसी और को परेशान ना करूँ। मैं चुप रहा, मैं गाड़ी से उतरा हूँ और पुलिस वालों के पास गया हूँ मोबाइल पे, पता पूछने लगा कि ये हॉस्पिटल इधर है करीब कोई बड़ा सा, वो बताइए। इतनी देर में एक जनाना चीख की आवाज़ आई और वो चीख हमारे ड्राइवर की थी। उस ड्राइवर को अब तक कुछ नहीं पता था कि क्या हुआ है, सिर्फ उसने ये पूछा था कि आसिफ भाई क्या डर गया है। हमने कहा डर गया है। उस चीख के बाद जब हम उसके पास पहुंचे भागे भागे और उस पुलिस वाले भी साथ पहुंचे, तो वो जनाना आवाज में हंस रहा था। और इस तरह हंस रहा था कि वो मुझे देख के बाकायदा उंगली देखा कि मेरा मजाक उड़ा रहा था। वो लम्हा मैं आज भी सोचता हूँ तो मतलब मुझे एक मेरी जो रीढ़ की हड्डी से एक जमा देने वाली जो सर्दी महसूस होती है, यानी चिल कर देता है मुझे, खौफ जो है मुझे जमा देता है अभी भी। ये वो चीज़ आपने देखी हो और आपके ड्राइवर को उस बारे में कुछ ना पता हो और थोड़ी देर बाद आपका ड्राइवर ऐसा एक्ट कर रहा हो कि जैसे वो वही हो, और मुझे उसमें वो नज़र आने लगा कि ये वही है। और उसने कहा कि हम तुमको नहीं छोड़ेगा, और आवाज़ उसकी लड़कियों की, और आवाज़ उसकी भर्राई हुई लड़कियों की आवाज़ कि वो क्या बताऊँ मैं। पुलिस वाले भी हैरान हो गए। दान बान सा शख्स, दुबला पतला, उसको उठाने की कोशिश की तो हमसे उठ नहीं रहा, वो अकड़ गया। उसने हमें धक्का दिया और वो जालियों को पकड़ लिया। लबे मेहरान चौरंगी के पास वो जालियाँ वगैरह थी जो चौरंगी को उसने घेर रखा है, वो जालियों में अटक गया और वहाँ से जालियों में उसने अपना मुंह फंसा लिया। उसके बाद वही वहशत वाली हंसी और मुझे देख रहा है, कह रहा हम तुमको नहीं छोड़ेगा। इस पर मुझे तैश आ गया। मैंने 2-3 मुक्के जड़ दिए उसके मुंह पे, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने थप्पड़ मारे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने फ़ोन किया उनको कि भाई ये ऐसे ऐसे इसकी तो हालत बहुत बिगड़ गई है। पुलिस की मोबाइल खड़ी हुई है, 4 पुलिस वाले हट्टे कट्टे, बग ज़मीन को उन्होंने पकड़ा हुआ है, ड्राइवर को। बग ज़मीन साहब ने चौरंगी की ग्रिल को पकड़ा हुआ है और वो 4 पुलिस वाले उसको उठा नहीं पा रहे। ये मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। वो इंतहाई कमज़ोर शख्स हैं, जिसे कहते हैं ना शायद उनका वजन 50 किलो भी नहीं होगा, और पुलिस वाले उनकी टांगे पकड़ के उनको खींच रहे हैं और वो जो ग्रिल को पकड़ा हुआ उन्होंने और अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे हैं। हमारे ब्यूरो चीफ आ गए सखर के, पुलिस वालों को हमने कहा आप चले जाएं, हम लोग संभाल लेते हैं, हमारा कोई क्रिमिनल मैटर नहीं है, ये प्रोडक्शन का मैटर। वो लोग चले गए। अब मैंने देखा बग ज़मीन को, उसके हाथ पांव मुड़े हुए थे, आंखें उसकी सफ़ेद हुई हुई थी, बिल्कुल जैसे पुतलियां होती हैं हमारी आंखों की, ऊपर चली गई थी। और वो ऐसा था कि अगर उसकी एक उंगली पकड़ के आप खींचेंगे ना तो वो पूरा उठ जाएगा। इतना अकड़ नहीं जाता इंसान, सारे हाथ पांव मुड़ जाते हैं। वो मैंने देखा। अशफाक यहाँ खड़े में है, मैं बीच में हूँ, मोहसिन भाई यहाँ खड़े में हैं, समद हमारा वो लेटा हुआ है गाड़ी के अंदर, पहले ही कैमरामैन जो है हमारा, हम 3 लोग। और बग ज़मीन जो है वो अजीब सा एक, जिसे कहते हैं ना जिसके ऊपर असर हो जाना, वैसा वो हुआ लेटा।
उसमें मूवमेंट आ रही है बगजमीन ड्राइवर के अंदर, वो हिल जुलना शुरू कर रहा है। मुझे कहा मोहसिन भाई ने कि आप इसके ऊपर बैठ जाओ, इसके हाथ पकड़ लो। मैं उसके पेट पे बैठा, उसके दोनों हाथ पकड़े, अशफाक ने उसके दोनों पाँव को पकड़ा पीछे। अब मैं बैठा हुआ उसको ऐसे पकड़ के, और मोहसिन भाई खड़े में, मैं इनको देख रहा हूँ, फिर उसको देख रहा हूँ, वो ज़मीन पे लेटा हुआ है। तीसरी बार जब मैं देखकर उनको वापस आया ना इधर, तो बगजमीन का सर यहाँ आया हुआ था मेरे, मतलब जिसे कहते हैं ना उठ जाना पूरा, वो यहाँ आया हुआ था इधर। तो वहाँ मतलब एकदम मुझे झटका लगा और मैं शायद कांपना शुरू हो गया था, मेरे हाथ पाँव। मुझे याद है उसने जो मुझे कहा था, वो एक औरत की आवाज़ थी, और उस आवाज़ में उसने मुझसे कहा था, कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मेरा नाम राधिका है। ये बगजमीन ड्राइवर मुझे कह रहा है। जब कोई शख्स कुंवारा होता है, लड़का हो या लड़की हो, एज बढ़ने लगती है और तन्हाई में रहता है या रहती है, तो चांसेस है कि कुछ इस किस्म की एंटिटीज ऐसे वजूद है जो उसको तंग करते हैं या उस पर आशिक होते हैं या उस पर काबिज होने की कोशिश करते हैं। तो इस हवाले से दीन जो ये बात कह रहा है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि दुनिया वाले हालात के हवाले से कि जी शादी कर दो ताकि बच्चा कोई गलत काम ना करे, मगर साथ साथ ये भी है कि उसकी जो रूहानी कैफियत है, उसकी आसाबी कैफियत है, वो भी इस किस्म की चीज़ों से महफूज रहे। हम अपने होटल में चले गए, बगजमीन को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ उसके साथ, वो कमरे में चला गया सोने। आसिफ समद को नींद नहीं आ रही थी, वो जागता रहा। बहरहाल वो मुझसे उस वक्त भी खौफजदा था, मेरे पास नहीं आ रहा था। कमरे में जब अरसलान आता है तो मैं मजीद मुझे खौफ, मैं कहता हूँ कि इसको बाहर निकाल दें आप। यही हुआ कि अरसलान से मैंने कोई 1-1.5 हफ्ते तक ना बात की, ना मैं उसकी चेहरा देखना मेरे को गवारा हो रहा था। वल्लाह वालम जो कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन उसके बावजूद बस मैं कह रहा था कि इसको आप बाहर निकाल दो। और हम सारे एक कमरे में गोल दायरा बना के बैठ गए। हमारी हालत ऐसी कि हमें एक दूसरे से डर लगना शुरू हो गया। किसी ने हाथ में डंडा पकड़ा हुआ है, किसी ने हाथ में छुरी पकड़ी हुई है, किसी ने हाथ में कांटा पकड़ा हुआ है, और हम लोग एक दूसरे से घबरा रहे हैं। समद बैठा हुआ है, अशफाक है, मैं हूँ, मोहसिन भाई हैं। अरसलान जो है वो कभी आ रहा है कमरे में, कभी जा रहा है। अब दरवाज़ा खुलता है हमारे कमरे का, अरसलान फारूकी आते हैं, और जो समद कैमरा मैन है ना हमारे, ये चीखें मारना शुरू हो जाते हैं। ये चीखें मारना शुरू हो जाते हैं और अरसलान को लिटरली नाजेबा अल्फाज अपने मुंह से निकालते हैं, जो असिस्टेंट प्रोड्यूसर हैं। तो अगले रोज़ सुबह जब हमारी बात हुई तो उसने बताया कि भाई मैंने उसको बताया कि मैंने वो इस तरह की हुलिये की लड़की को ऊपर टहलते हुए देखा जो मुझे बुला रही थी ऊपर। तो आसिफ समद ने बताया कि उसने उसी हुलिये की लड़की को देखा और उसके साथ मैं ऊपर टहल रहा था, और जब उसने मुझे नीचे देखा तो मैं नीचे भी खड़ा हुआ था, तो इसलिए वो मुझसे ज़्यादा खौफज़दा हो गया। ये वाक़या हुआ 1.5 महीना हो चुका था, हमने कोई शूट नहीं की। ये फीडबैक है आपका, अगर आप लोगों ने करना है ठीक है, नहीं करना आपकी मर्जी। मुझे याद है मैंने देखा कोई उस वक्त 600-700 ईमेल्स थी उसके ऊपर, और उसमें 90% लोगों की दुआएं थी कि हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी पूरी फैमिली बहुत शौक से देखती है, अल्लाह आपको हिम्मत दे। तो हम इमोशनल हो गए थे बहुत ज़्यादा वो पढ़ के उस वक्त कि यार इतने लोग मोहब्बत करते हैं हमसे। फिर हम लोगों ने तय कर लिया था कि यार जो होगा देखा जाएगा, और फिर हमने ये सिलसिला शुरू किया, और आज मेरे ख्याल से इस बात को 10 साल हो चुके हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिन्हें आप भुलाना चाहें भी तो नहीं भुला सकते। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए वो हवेली आज भी वैसी की वैसी कायम दायम है। उसके आसपास कई बार इमारतें बनी, टूटी, प्रोजेक्ट बने, ना उसको कोई छेड़ा गया आज तक, 200 साल से लेके आज तक, ना उसमें कोई ज़्यादा देर रह सका। लोगों से बातचीत बाद में भी होती रही, उसके मुतालिक वाक़यात आते भी रहे कि यार जब तक हम इस हवेली में रहे हमारे हालात बहुत ख़राब रहे, जैसे जैसे हवेली से जाते रहे लोग बेहतर होते रहे। यहाँ एक लड़की दिखती है सफ़ेद रंग की, अक्सर लोगों ने रिपोर्ट किया है। बेइंतहा वाक़यात आज भी उस हवेली से जुड़े हुए हैं।